Welcome to the first topic of Daily Scan. In this video, we will be talking about systematically important banks. ऐसा अपन आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने फिर से जो अर्लियर 3 बैंक्स को DSIBs यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स डिक्लेयर किया था, उन्हें वापस से वही टैग रिटेन कराया है। यदि अपन बात करें तो सबसे पहले इंडिया में आरबीआई इज अ बॉडी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को टैग देता है। यदि देखें तो सबसे पहला टैग जो दिया गया था 2015 में एसबीआई को दिया गया था, फिर नेक्स्ट ईयर 2016 में यही टैग आईसीआईसीआई को मिला और 2017 में एचडीएफसी को भी इसी कैटेगरी में एनरोल कर लिया गया। अभी देखा जाए ये टैग क्या है और क्यों होता है, इसी को अपन इस वीडियो में डेप्थ में समझेंगे। अब यदि देखा जाए इस कैटेगरी में आरबीआई के क्लासिफिकेशन के हिसाब से आरबीआई ने 4 ब्रैकेट्स रखे हैं और 5th ब्रैकेट जो है वो एक अननोन ब्रैकेट की तरह रखा है। तो दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5th। जैसे जैसे यहां आप इस लैडर में ऊपर जाते जाएंगे तो जो बैंक का जो टोटल ओवरऑल इंडिया की कंट्रीब्यूशन में जीडीपी है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ते जाएगा। यानी कि ऐसा बैंक यदि फेल होता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए जो रिस्क फैक्टर्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इसीलिए जो बैंक जितना ज्यादा ऊपर इस कैटेगराइजेशन में आता है उसे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल कैरी करना पड़ता है, जिसे अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो अभी तक के जो क्लासिफिकेशन में था आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को अब ब्रैकेट 1 में रखा गया था, वहीं पर ब्रैकेट 3 पर रखा गया था एसबीआई को। बट अभी जनवरी की लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से आरबीआई ने आईसीआईसीआई को लेवल 1 पे ही रखा है, बट एचडीएफसी को लेवल 2 पर मूव कर गया है और लेवल 3 से लेवल 4 पर एसबीआई को मूव कर गया है। यानी कि एचडीएफसी को और एसबीआई को दोनों को अब ज्यादा कैपिटल एक्स्ट्रा तौर पर रखना पड़ेगा इन रेगुलेशंस के तौर पर। यही क्या होता है इन डेप्थ, इन्हीं को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले डोमेस्टिकली जो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं वो होते क्या हैं। यदि देखा जाए तो ऐसे बैंकों को ये क्लासिफाई किया जाता है जो इकोनॉमी के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में क्या है, यदि 2% जो इंडिया की जीडीपी है उनसे ज्यादा किसी भी बैंक का एक्सपोजर है, टोटल कैपिटलाइजेशन है, तो उसे लार्ज माना जाता है और उसे इस कैटेगराइजेशन में रखा जाता है। जब इतना बड़ा नेटवर्थ होता है बैंक का तो होता क्या है, उसके बहुत सारे क्रॉस जुरिस्डिक्शनल लिंकेजेस होते हैं। ये जुरिस्डिक्शनल ना सिर्फ बाउंड्रीज में यानी कि स्टेट्स और अपन विद इन पॉलिटिकल और इंटर पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, पर बहुत सारे एरियाज में, यानी कि आप देखोगे इनका जो मार्केट है अलग अलग सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा वैरिड रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक बैंक देखोगे तो उनसे जितने लोग लोन लेते हैं, यदि एक बहुत बड़ा बैंक है तो बहुत लोगों ने लोन लिया। यदि वो लोन को सही टाइम में नहीं, फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे समझते हैं, नाउ दिस इज अ बैंक, लेट अस से इट इज एसबीआई। अब एसबीआई में बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया है और बहुत सारे लोग क्या करे हैं, इससे लोन लिए हैं और अपने अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। एसबीआई ने खुद अपना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किया है जी सेक्स में, अदर रेवेन्यूज में। तो यदि एसबीआई की कभी भी लोगों को डाउट हुआ कि ये लिक्विड नहीं है, ये हो सकता है इनसॉल्वेंट हो जाए, तो क्या होगा, जितने भी सेक्टर्स होंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, वो इससे अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से क्या होगा, यदि सारे के सारे डिपॉजिटर्स अपने पैसा विड्रॉ करने लगेंगे तो बैंक रन वाली कंडीशन हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स जब पैसा निकाल लेते हैं तो बैंक के पास उतना पैसा ही नहीं बचता। उसके बाद जहां पर एसबीआई इन्वेस्ट किया है वो भी अपने फर्दर कमिटमेंट्स, लोन का जो पैसा देना है उनको नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं ये भी इंपैक्टेड हो जाएंगी। इसी वजह से इसके आगे पीछे जितने भी लिंकेजेस हैं सब अफेक्ट होगा। इसी को बोलते हैं टू बिग टू फेल, यानी कि ऐसा बैंक यदि फेल हो जाता है तो इसका रिपरकेशन पूरी की पूरी इकोनॉमी में आता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, जब यूएस का जो लेहमैन ब्रदर्स था वो कोलैप्स हो गया। जैसे ही वो बैंक कोलैप्स हुआ क्या, ये इसके इंपैक्ट क्या आए,
कुछ सेक्टर्स में आए, उसके बाद इट स्पाइरल डाउन टू द इंटायर यूएस इकोनॉमी, जो पूरी तरीके से इंपैक्टेड हो गई। और यूएस क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इसी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं स्प्रेड हो गए और दुनिया भर में रिसेशन आ गया। यानी कि एक बैंक के फेल होने से, अब दिस वॉस जो लेमन ब्रदर्स बैंक था ये एक ग्लोबली एसआईबी था, बट उसके लिंकेजेस बहुत ज्यादा थे ग्लोबली। हाउएवर इंडिया के केस में फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स होंगे जो इंडिया में उनका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, इसी को अपन बोलते हैं डीएसआईबीस। तो सबसे पहले इनके कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं और हाईली इंटरकनेक्टेड विथ फाइनेंशियल मार्केट, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बैंक के पैसे इन्वॉल्व है और लोग इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो। अब यदि आप देखोगे, यदि ये कभी भी फेल हो गए तो इससे क्या होगा, इसे कभी भी इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता और बहुत कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट होगा। दैट इज व्हाट इज द आइडिया। अब जैसे कि मैंने बताया 2008 के बाद सबसे पहली बार ये रियलाइज किया गया कि इस तरीके के फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तभी ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए। और इस बैंक में जैसे कि लेहमैन ब्रदर्स के केस से समझ में आया, यदि इन बैंक्स की जो रेगुलेशंस हैं ज्यादा टाइटन अप की जाए और इनके पास कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड कैश रखा जाए तो ऐसी क्राइसिस नहीं आई रहती। दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट जो ये समझ में आया। इसी वजह से कुछ 29 ग्लोबल बैंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने आइडेंटिफाई किए थे और उसके वजह से तो जितने भी बड़े बड़े बैंक्स आप सुनते होंगे, एचएसबीसी, सिटी बैंक, इस तरीके के बैंक इसमें हैं। इंडिया का कोई भी बैंक ग्लोबल एसआईबी नहीं है। तो ऐसा ही डोमेस्टिक फ्रेमवर्क जो आइडेंटिफाई किया, आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया और इन्होंने 2014 में आइडेंटिफाई किया था ये फ्रेमवर्क, जिसके बाद से इन्होंने 3 बैंक्स को रिकॉग्नाइज किया है। जैसे कि मैंने बताया 5 ब्रैकेट में ये किया गया है, जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल बैंक को रखना पड़ेगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब जो कैपिटल रखा जाता है वो सीईटी 1 के तौर पर रखा जाता है, दैट इज कॉमन इक्विटी टायर 1। क्या होता है ये कैपिटल, कितने टाइप के कैपिटल होते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन डील करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन अपने को समझ में आना चाहिए, खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे कोई बैंक, जैसे इंडिया में रिकॉग्नाइज हो गए ये 3 बैंक एसआईबीस में, तो इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ेगा रेगुलेट करने के लिए, एक्स्ट्रा एक कुशन मनी रखना पड़ेगा। तो इज इट फेयर टू देम, क्या इन बैंक्स को एक्स्ट्रा पैसा रखने के लिए सरकार मजबूर करे या कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी मजबूर करे, ये इनके लिए फेयर? आंसर बिल्कुल यस, इट इज फेयर। क्योंकि होता क्या है, यदि ऐसे बैंक कभी भी फेल होते हैं तो इसका इकोनॉमी पर पूरा प्रभाव पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से होता क्या है, सरकार ऐसे बैंक को तो हर समय कभी भी होगा फेल होने की नौबत आएगी तो सरकार इसे टैक्स पेयर के मनी से जरूर बचाएगी। दैट इज द बेसिक आइडिया। इसी वजह से क्या सरकार को रेगुलेट करने का आइडिया नहीं इन पर है? बिल्कुल है। और एक और फायदा जो बैंक खुद उठाते हैं वो ये है कि जितने भी ये जो बैंक है इनका जो कैपिटल मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आइडिया क्या है कि इन्हें कंपेयर टू द पीयर नेटवर्क सारी फैसिलिटीज बहुत कम दाम पर मिल जाती है ड्यू टू द लार्ज स्केल प्रेजेंस और कैपिटलाइजेशन मार्केट। इसी वजह से ये बिल्कुल ही फेयर रेगुलेशन है, ऐसा माना जाता है। अब हुआ क्या है, 2 बैंक को जैसे अपन ने देखा, एसबीआई और एचडीएफसी को ब्रैकेट ऊपर मूव कर दिया है, इसको सेकेंड ब्रैकेट में और इसको 4th ब्रैकेट में मूव कर दिया गया है। कंसिक्वेंटली क्या होगा, जो सीईटी 1 टायर जो मेंटेन करना था अब उन्हें पहले से ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा कैपिटल इनके पास रहे यदि कोई इशू आता है तो। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यही है कि टू बिग टू फेल परसेप्शन, यानी कि ऐसे बैंक को अपन जो बोलते हैं टू बिग टू फेल, यदि इनके रेगुलेशन में कहीं पे भी लैक्स एटीट्यूड शो किए तो इसका रिपरकशन भयानक हो सकता है। इसी वजह से ताकि ये बिग कभी फेल ना हो, हम इन पर एक्स्ट्रा रेगुलेशन लगाएंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस बैंक। अब यदि अपन बात करते हैं कितने तरीके के कैपिटल होते हैं जो बैसल नॉर्म्स में मेंशन्ड है, तो बैसल नॉर्म्स यदि अपन बात करें, बैसल 3rd नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2 मेजर टाइप के कैपिटल होते हैं। एक होता है टीयर 1 कैपिटल, दूसरा होता है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल के अगेन अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीईटी 1 यानी कि कॉमन इक्विटी टायर 1 और दूसरा होता है एडिशनल टायर 1 कैपिटल। यही जो होता है मेजर डिफरेंशिएशन होता है टायर 1 और टायर 2 के बीच में क्या होता है पढ़ेंगे। और
टायर वन बेसिकली जो कैपिटल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है जो बैंक के पास होता है। दोनों का जो डिफरेंशिएशन है पर्टिकुलरली दिया गया है लिक्विडिटी के टर्म्स में, यानी कि जो टायर वन कैपिटल है वो ज्यादा लिक्विड होता है। उनका तुरंत जब भी बैंक को पैसा चाहिए वो तुरंत उसे बेच के पैसा बैंक हैंड इन कैश इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, दैट इज अ बेसिक आइडिया। इट इज यूज्ड टू मेजर द बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी। क्या बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल है, इसको टीयर वन कैपिटल से ही मेजर किया जाता है। अब इसी को यदि अपन समझते हैं, इसमें अपन ने देखा दो कैपिटल है। सबसे पहला आता है CET1 कॉमन इक्विटी टीयर वन और एडिशनल टीयर वन। CET1 इज अ मेन जो हाईएस्ट फॉर्म बोलना चाहिए जो कैपिटल का होता है, यानी कि इसकी जो लिक्विडिटी होती है ये मैक्सिमम होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि जो कुछ भी बैंक ने प्रॉफिट कमाया होगा इसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। पिछले साल जो कुछ भी कैपिटल कमाया होगा वो बैंक के अकाउंट में रहेगा। सिमिलरली कोई भी एडिशनल इनकम हुई होगी या बैंक का जो शेयर्स होगा जो बैंक के पास खुद है, कहीं पर भी प्लेज्ड नहीं है, ये सारे CET1 है, क्योंकि दिस कुड बी इजिली कन्वर्टेड टू कैपिटल या मनी, एंड दैट इज द बेसिक आइडिया। इसके बाद यदि अपन टीयर टू की कैपिटल की बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, लिक्विडिटी जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, वही सब कैपिटल हैं, बस लिक्विडिटी कम होगी। तो इसमें जैसे आएगा हाइब्रिड कैपिटल। हाइब्रिड कैपिटल मतलब क्या होता है, जो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो हाँ, बैंक ने SBI ने लेटर से G-Sec में कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया, इस सिक्योरिटी की मैच्योरिटी लेट से 30 इयर्स है, तो भले ही ये बैंक का पैसा है बट 30 साल तक नहीं निकाल सकते। सो दिस इज ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां पर कुछ ट्रैप फंसा हो, या बैंक ने क्या किया, लोन या कुछ लॉस के लिए एक्स्ट्रा पैसा रखा होगा, जो एज्यूम्ड है लॉस है, एसेट जो है लॉस हो चुका है, वैल्यू नहीं है, सैल्वेज वैल्यू हो चुकी है, उनके लिए कुछ ऐसा पैसा रखा हो, या कुछ अनडिस्क्लोज मनी आया होगा किसी और तरीके से बैंक का जो उसे पब्लिक नहीं किया गया। इस तरीके के टीयर टू कैपिटल आते हैं। अब होता क्या है, टीयर वन कैपिटल का क्या मतलब होता है, जब भी बैंक को मेजर लॉस का सिनेरियो होता है तो कहां से एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो आता है टीयर वन से, क्योंकि ये सीधा सीधा लिक्विड पैसा है, इसे बेचकर तुरंत बैंक पैसा इकट्ठा कर लेता है। बट टीयर टू क्या होता है, ये लास्ट रिजॉर्ट का पैसा है, यानी कि जब बैंक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब इस फेल हो गया है और फाइनली इसे ट्रैप करना है, इसे बेचना है और जो भी वाइंड अप ऑपरेशन करना है, जितने डिपॉजिटर है, इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा लौटाना है, तो इस कैपिटल को बेचा जाता है और जो कुछ भी वैल्यू दी गई वो इन्वेस्टर्स को शेयर कैपिटल उनका लौटाने के तौर पर दिया जाता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। बहुत ज्यादा डेप्थ में एग्जाम पर्पस से नहीं जाने की जरूरत है, बट दिस इज द बेसिक आइडिया। अब इसी में अपन देखते हैं बैसल 3 जो अलग अलग इन टाइप्स के कैपिटल को प्रिस्क्राइब करता है। तो बैसल 3 2010 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और यहां पर आप देखोगे जो CET1 टीयर का जो कैपिटल इनकी रिक्वायरमेंट है वो है 4.5%। एडिशनल कैपिटल 1 जो अपन ने देखा था उसकी रिक्वायरमेंट है 1.5%, यानी कि बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से टीयर 1 के कैपिटल की 6% रिक्वायरमेंट है। इतना जो परसेंट कैश, मतलब बैंक के पास कैश नहीं, लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, वो 6% टोटल होने ही चाहिए ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यदि एक और टर्म आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसमें आपको बैंक को कितना कैपिटल रखना ही चाहिए वो चीज इसमें बैसल 3 नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करती है, जो अराउंड 10.5% प्रिस्क्राइब किया गया है। तो अपन ने देखा टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट जो है, इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बैंक्स को मेंटेन करना है। क्या होता है रिस्क वेटेड एसेट, इसको समझते हैं। तो जब भी अब जो बैंक होते हैं एक लोन देते हैं, तो उस लोन में बेसिक क्या है, कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क होती है जिसके कारण वो जो लोन का पैसा है वापस नहीं आएगा बैंक, इसी को बोला जाता है रिस्क वेटेड एसेट। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग रिस्क पैरामीटर दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो बैंक गवर्नमेंट को लोन देती है, तो गवर्नमेंट के क्या है, जनरली गवर्नमेंट को बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, कभी भी सरकार लोन डिफॉल्ट नहीं करती है, तो इसका जो रिस्क है 0 मान लिए। लेकिन मान लो किसी इंडिविजुअल को दिया नॉन कोलैटरल बेस्ड लोन, तो इसमें जो रिस्क वेटेड एसेट है 100% मान लिए। मान लो किसी ऐसे में दिया जैसे कि बैंक गारंटी दी,
बैंक गारंटी में कोई भी कोलैटरल नहीं रखा गया, बिना कोलैटरल के लिए रखा गया, जैसे कि बैंक गारंटी या एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए होता है इंटरनेशनल के लिए, तो इनमें कोई भी एफडी नहीं रखी गई, तो इसका जो रिस्क वेटेड एसेट का रेशियो रहेगा रिस्क वेटेड एवरेज का ज्यादा रहेगा। इस तरीके से हर लोन के टाइप्स पे एक एसेट की जो एक वैल्यू असाइन की जाती है और उसके बाद कितना लोन है उसको निकाल के ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आर रिस्क वेटेड एवरेज निकाला जाता है और उसी बेसिस में डिसाइड करा जाता है बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना मेंटेन करने की जरूरत है बैंक को। दिस इज द बेसिक आइडिया जो किया जाता है। अब इस वीडियो से अपन को दो चीज क्लियर है। सबसे पहले DSIBs का जो फ्रेमवर्क है वो कौन देता है, ये अपन ने देख लिया, आरबीआई देता है। यदि अपन देखें जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या कितने टाइप के कैपिटल्स होते हैं, टीयर 1 टीयर 2, टीयर 1 में कौन से होते हैं, CR क्या है, RWA क्या है, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं। पहले यूपीएससी या स्टेट PSCs नॉर्मली क्या करते थे, बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे, बट अभी पिछले 2-3 सालों से ये थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने के लिए इवन दे आर गोइंग इन डेप्थ, तो इस वजह से इनको आप देख सकते हो। थोड़ा सा डेप्थ में जाने की आई थिंक अभी के टाइम में पेपर्स के लिए जरूरत है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पुराना यूपीएससी का ही पेपर है, कहा है 2012 या 13 का। बेसल 3 Accord or simply Basel III, often seen in the news, seeks to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity. गलत है. Improve banking sector's ability to deal with financial and economic stress and management. This is the answer. Or reduce the greenhouse gases. गलत. Transfer technology from developing countries to, so this is also wrong. एक actually Basel आप एक और पढ़ते हो environment में भी, तो उससे confuse करने के लिए दिया है। बट what I'm trying to say is this is a very easy question, इसको आप आसानी से आंसर कर सकते हो। So that's all for this video. I hope you liked it. Thank you.